अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम जो हम बनाते हैं ना, तो ये वो चैनल है डेटी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। इस पे डेटी मौजू पे झाड़ पहुँच की जाती है। हर गवर्नमेंट जब आती है, जब रिजीम चेंज होती है, पाकिस्तान में तो रिजीम चेंज ही होती है ना, तो एक टॉपिक पे वो इंक्वायरी अपनी करवाती, जो रिपोर्टें बना कर रख लेती है, एक्शन कुछ नहीं लेती। बहुत बुरी बात है। तो ये तमाम रिकॉर्ड जो मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा, वो तमाम रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास मौजूद है, लेकिन ब्लैक मेलिंग करते हैं। जिस तरह फजल रहमान के बेटे का 5 अरब का स्कैंडल, करप्शन स्कैंडल पकड़ा हुआ, बस फजल रहमान को यहाँ से पकड़ लिया, 5 अरब की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि वो जो रजीम चेंज वाले होते हैं ना, उनकी बेटी की कोठे पे बैठ के कमाती है ना, वो बैठती, मुझे करती ये वो कमाई होती, उधर नहीं जाते, फजल रहमान के बेटे को हाथ नहीं डालते। ये देखे जी मेजर गरोवालिया किस तरफ निशानदेही कर रहा है। ये ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारी तमाम एजेंसियों के पास, स्पेशल ब्रांच के पास भी, आईबी के पास भी, आईएसआई के पास भी, और इसके जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास, और इनकी जो नीचे हैं ब्रांचें, तमाम के पास रिकॉर्ड है। एक्शन कितने लेना, हेल्थ छुड़ाइए, सुने जरा। देवबंद जो है ये एक गिरोह है, एक गिरोह है, और ये गिरोह इस्लाम के नाम पर चलता है, लेकिन इस्लामी गिरोह नहीं है। ये इस्लाम का कोई असली भारतीय मुसलमान अगर कोई गिरोह है तो उसे अहले सुन्नत व जमात, इस दौर में उसे बरेलवी मुसलमान कहा जाता है। हाँ, यही असली मुसलमान है भारत के। बरेलवी मुसलमान असली मुसलमान है। और ये जो देवबंदी मुसलमान है, ये जो जितने भी गुट में, ये मुसलमान नहीं है। देवबंदी, वहाबी, राबजी, खारजी, बहाई, कादियानी, नदवी, मौदूदी, चकरालवी, नेजरी, ये सब मुसलमानों के नाम पर पलते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। 150 साल पहले आला हजरत ने फतावा लिख करके किताब हुसामुल हरमैन ये साबित कर दिया कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो किताब आज भी बाजार में मिलती है, जिसमें 300 से जायद मुफ्तियों ने फतवा दिया था कि ये मुसलमान नहीं है। तो ये लोग हमारे एजेंट बनेंगे, कैसे बनेंगे? सिंपल सी बात है, 4-5 करोड़ रुपए का बजट है। एक मौलवी को बोला कि भाई देखो, तुम्हारी तनख्वाह की, इनको ये 5,000 रुपए मिलते हैं, ज्यादा पैसे मिलते नहीं है। उनसे बोलना, देखो मौलवी साहब, एसयूवी आपको देंगे, एप्पल का मोबाइल फोन आपके पास होगा, मकान आपको देंगे, ठीक है, सोशल मीडिया टीम आपकी बैठेगी दुबई में, राइट, और हर महीने आपको 2 लाख रुपए फिक्स आपके दुबई से आते रहेंगे आपके पास, या मॉरिशस से, केमन आइलैंड से, कहीं से 2-2 लाख रुपए हर महीने आपके पास तनख्वाह आपकी आती रहेगी, और आपकी हर चीज का, आपके परिवार का, खानदान का, सब कुछ, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप बरेलवी हैं, आपका काम है हर हफ्ते एक वीडियो निकालना जिसमें आप देवबंदियों को गाली देंगे। देवबंदियों को गाली कैसे? इस तरीके से कि आप बोलेंगे वो गैर इस्लामी है। आपका यही काम है। ऐसे आप 15-20 मौलवी एक साथ आप बरेलवी इकट्ठा करिए, पाकिस्तान के अलग अलग जगह। इनफैक्ट पाकिस्तान की मैं तो कह रहा हूं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक मौलवी होना चाहिए जो कि बरेलवी हो। आप उसको पैसा दीजिए, एक सोशल मीडिया की टीम जो उसको अच्छी तरीके से एडिट करे, और रिलीजियस टेक्स्ट्स का हवाला देते हुए, क्योंकि यही पाकिस्तानी करते आए हैं। जबकि कुरान शरीफ ये नहीं कहता कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है, ये नहीं कहता कि बरेलवी कौन है, देवबंदी कौन है, अहले हदीस कौन है, सेवनर कौन है, ट्वेल्वर कौन है, ये कुछ नहीं कहता। वो तो कहता है कि तुम मोमिन हो। लेकिन उसमें गंद किसने डाली? मौलवियों ने डाली ना गंद उसमें। हम मुसलमानों तो नहीं डाली, मौलवियों ने गंद डाली। पाकिस्तानी मौलवियों ने जो गंद डाली है अपनी खुद की रिलीजियस टीचिंग्स में, हम तो यही कह रहे हैं कि उसका और फायदा उठाओ। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू कुरान, पाकिस्तान ने जब अहमदियों को आपने ये बोला था कि अहमदी जो हैं वो नॉन मुस्लिम हैं और हेंस वो वाजिबुल कत्ल हैं, आपने कुरान की कोई आयत तो कोट करी होगी, तो आपको किसी ना किसी हदीस में, कुरान शरीफ के किसी न किसी आयत में आपको, यानी बरेलवियों को, देवबंदी के खिलाफ कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, मिल जाएगा। आप उसका फायदा उठाइए, आप उसका फायदा उठाइए। उसी तरीके से आप फिर जाइए और देवबंदी मौलवियों के पास, उनकी एक अलग सोशल मीडिया टीम हो,
اور دیوبندی مولویوں کو یہ بولیے کہ بھیا آپ ایک کام کریے، آپ بریلویوں کو الٹا سیدھا بولیے کہ قرآن کی روشنی میں یا حدیث کی روشنی میں یہ کافر ہے، یہ واجب القتل ہے. 6 مہینے کے اندر پاکستان میں ارتھکویک آ جائے گا. یہ تھے ان کے گڈوالیہ کے تاثرات. تمام فائلیں موجود ہیں، ہر دور میں بنتی ہیں. ایکشن کب لینا، کس وقت لینا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کیا ہے، کب ہیں. فضل الرحمان کی ایک مثال دے رہا ہوں، یہ پرٹیکولرلی ان کا نام نہیں لے رہا، میں صرف یہ مولویوں کو بتا رہا ہوں. ایڈ آئی ہے لیبیا سے، کرنل قذافی نے دی تھی. انہوں نے پشاور میں مسجد بنائی چھوٹی سی، اور وہ ابھی تک وہ ٹپک رہی ہے. اس کے ساتھ ہی قبضہ کی ہوئی جگہ کے اوپر مولانا فضل الرحمان نے اپنا محل بنا لیا. آڈٹ بھی ہو گیا تھا، اور 2 دفعہ مشرف نے یہ پکڑا تھا. جاوید قاضی اس وقت تھا ISI چیف، اس نے کہا جی یہ دیکھو پیسہ آیا تو یہ کہاں پہ لگا ہے. تو یہ انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اصل میں برے دی مانو مارو، یہ اپنی حضرت عمر کے دور کی یہ دفعات ہے. اس سے پہلے بھی تھے لیکن موڈیفیکیشن باقاعدہ طور پر حضرت عمر نے کی تھی کہ برے دی مانو مارو. تو جو پاکستان میں 14-20-65 کہ برائی میں ساتھ تھا، برائی میں اس نے سپورٹ کیا. عام طور پہ نجائز اسلحے کا جو ہوتا ہے نا، تو اس پہ 14-20-65 لگتی ہے. 14/20 1965 کا قانون ہے یہ. تو اس کو زیادہ سزا ہوتی، اس کی 1 سال ضمانت نہیں ہوتی. جس سے موزر پستول نجائز برآمد ہوا، اس کی 6 مہینے بعد ضمانت ہو جاتی. لیکن 14-20-65 والے کی کم از کم 1 سال ضمانت نہیں ہونی. کیس تو بعد کی بات ہے. تمام ریکارڈ موجود ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد.